जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थीगण को जो हमारे नाना प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां करते हैं, उन सभी मित्रों को, विषय बहनों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विराम चिन्ह पर। विराम चिन्ह क्या होते हैं, याद रखना दोस्तों। आप सबसे बड़ी पहली गलती ये करते हो कि आप ये नहीं समझ पाते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादातर जोर देकर आने वाले प्रश्न क्या होते हैं। आप एक तरफ से सभी को पढ़ना चालू करते हो, जी हाँ पढ़ो, कंसेप्ट वाइज चीज़ों को पढ़ो, लेकिन कई बार कुछ जगह हम ऐसी गलती करते हैं जो कभी भी नहीं पूछे जाते, वो भी आप बहुत अथक मेहनत से पढ़ते हो। तो दोस्तों, पढ़े वही जो हो सके। आज हम बताने वाले हैं विराम चिन्ह के बारे में। वैसे तो विराम चिन्ह क्या होते हैं, कितने होते हैं, सब बताएंगे, लेकिन हम वही पढ़ेंगे 8-10 जो एग्जाम में आते हैं। आइए चलिए जरा हम देखते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं विराम चिन्ह। क्या पढ़ने वाले हैं प्रिय दोस्तों? विराम चिन्ह। विराम चिन्ह पढ़ने वाले हैं। और विराम चिन्ह क्या होते हैं? विराम का मतलब होता है ठहराव। जी हाँ, चिन्ह का मतलब होता है संकेत या सिंबल। विद्यार्थीगण याद रखना, विराम चिन्ह जो आया हमारे हिंदी भाषा में, हमारे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत, हमारे हिंदी भाषा भाषी की एक विद्वान साथी थे जिनका नाम था श्री कामता प्रसाद गुरु। जी हाँ, क्या नाम था उनका? श्री कामता प्रसाद गुरु। श्री कामता प्रसाद गुरु। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार दोस्तों, विराम चिन्हों की कुल संख्या जो होती है, विराम चिन्हों की कुल संख्या जो होती है, याद रखना, वो कितनी होती है? 20 होती है। जी हाँ, लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि विराम कैसे आप जानेंगे। विराम का मतलब ठहराव। जैसे हम अपने घर परिवार में होते हैं, कई बार बहुत सारा कामकाज करते हैं, काम करते करते जब हम थक जाते हैं तो हमें थोड़ी देर आराम करने की आवश्यकता होती है। आराम कई प्रकार का होता है। जैसे हम कहते हैं दोस्तों कि जैसे हम कोई काम करते करते थक जाते हैं, हम लोगों से बोलते हैं रुको 10 मिनट आराम कर लेते हैं। 10 मिनट ही आराम करो, थोड़ी देर ही आराम करो, पर 10 मिनट आराम करने के बजाय घंटा, 2 घंटा, 10 घंटा आराम करने लगे, तब वो दूसरे प्रकार के विराम चिन्हों में गिने जाते हैं। ऐसे याद रखना, विराम का मतलब होता है ठहराव, वो सेंटेंस में होता है। आइए जरा देखते हैं। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार ही विराम चिन्हों की संख्या 20 होती है। इन्हीं के आधार पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। दोस्तों याद रखना, 20 विराम चिन्हों में से ऐसा कौन सा विराम चिन्ह है जिसको कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी से लिया हुआ माना है? जिसको कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी से लिया हुआ माना है। श्री कामता प्रसाद गुरु ने 20 विराम चिन्हों में से ऐसा कौन सा विराम चिन्ह है जिसको उन्होंने हिंदी से लिया हुआ माना है? तो याद रखिएगा दोस्तों, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का जो सिंबल होता है दोस्तों, वो खड़ी पाई होता है। इसको उन्होंने हिंदी से लिया हुआ माना। बाकी शेष रहे 19। विद्यार्थीगण, ये पूछा जाता है शेष रहे या शेष बचे 19 उन्होंने अंग्रेजी से लिया हुआ माना। अंग्रेजी से लिया हुआ माना। शेष उन्होंने अंग्रेजी से लिया हुआ माना, याद रखना। तो आइए विद्यार्थीगण, 20 विराम चिन्हों में से जो पहला विराम चिन्ह होता है, आपको ये ध्यान देना है, पहला जो विराम चिन्ह होता है उस विराम चिन्ह का मतलब होता है क्या, कहाँ प्रयोग होता है? पूर्ण विराम। जो इंपॉर्टेंट होते हैं उसी को पढ़ेंगे। पूर्ण विराम, इसका सिंबल खड़ी पाई होता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों? वाक्य के अंत में। जी हाँ, कहाँ होता है? वाक्य के अंत में इसका प्रयोग होता है। लेकिन दोस्तों याद रखना, पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य में किस पद के साथ होता है? ये हर पुस्तक साइलेंट होगी। तो पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य में किस पद के साथ होता है? पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य में किस पद के साथ ये साथ होता है? किस पद के साथ होता है?
तो सभी पदों के साथ होता है, सभी पदों के साथ होता है, याद रखना हमेशा और हमेशा। जैसे मैंने कहा दोस्तों, सीमा भोजन पका रही है, सीमा भोजन पका रही है। याद रखना यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, रहा है, रही है, रहे हैं, कार्य जारी है दोस्तों, हमेशा और हमेशा। हेल्पिंग वर्ब वाक्य में सभी पदों के लिए आया है, वाक्य के अंत में हुआ। लेकिन याद रखना हेल्पिंग वर्ब जब वाक्य में सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होना शुरू हो जाए, उसका मतलब ये हुआ दोस्तों, वाक्य में जो क्रिया है ना, क्रिया हमेशा और हमेशा अगर कर्ता के अनुसार चेंज होना चालू हो जाए, तो ऐसी दशा में हेल्पिंग वर्ब के साथ पूर्णविराम का प्रयोग होता है। लेकिन वाक्य में किस पद के साथ होता है? तो वाक्य में सभी पदों के साथ होता है, इसका प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। बात समझ गए? इसके साथ लीजिए, अगला चलते हैं विद्यार्थीगण, इसके अगला वाला जैसे पढ़ते हैं। पूर्णविराम आपने देखा, अब जरा देखो जो इंपॉर्टेंट होंगे वही पढ़ेंगे दोस्तों, परेशान मत होना। इसके बाद होता है पूर्ण विराम के बाद दोस्तों हम जस्ट पढ़ेंगे अल्प विराम। अल्प विराम का जो सिंबल होता है, दोस्तों ये होता है जहां थोड़ी देर ठहराव की आवश्यकता हो। जैसे मैंने कहा मोहन इधर आना, अब जो मोहन है, मोहन के जस्ट तुरंत बाद मैंने लगा दिया विराम, मोहन इधर आना। जैसे हम पढ़ते हैं क्या, मोहन इधर आना, तो थोड़ी देर यहाँ रुके, याद रखना जहां थोड़ी देर ठहराव की आवश्यकता हो वहां अल्पविराम का प्रयोग होता है। या कोई सेंटेंस देगा, पूछेगा इस वाक्य में कौन सा सिंबल प्रयोग हुआ, तो आप बताओगे अल्पविराम। विद्यार्थी जरा देखिए, इसके जस्ट तुरंत बाद हम चल रहे हैं आगे, क्या होता है अर्धविराम। क्या होता है जरा देखो, क्या अर्धविराम क्या होते हैं, अर्धविराम से कैसे आप समझेंगे दोस्तों। जरा देखो, अर्धविराम का जो सिंबल होता है ना, ये होता है अल्पविराम की अपेक्षा जहां अधिक देर ठहराव की आवश्यकता हो। आपसे पूछे दोस्तों, अल्पविराम की अपेक्षा जहां अधिक देर ठहराव की आवश्यकता हो, आप इसकी साइड लीजिए तब तक दोस्तों, ध्यान से सुना। अल्पविराम की अपेक्षा जहां अधिक देर ठहराव की आवश्यकता हो, वही क्या होता है, अर्धविराम होता है। सिंपल सी बात है, याद रखना। जैसे मैंने वाक्य लिखा, सूर्यास्त हो रहा है, और अंधेरा छाने लगा, सूर्यास्त हो रहा है और अंधेरा छाने लगा, या सूर्यास्त होने लगा और अंधेरा छाने लगा। तो ये सिंबल ऐसे ही आपको फैक्ट दिखेंगे, गलती मत करिएगा। ऐसे वाक्य में दिखेंगे तो समझ जाना क्या होगा विद्यार्थीगण, वही होगा, याद रखना है ना, क्या होगा, वही होगा अर्धविराम। बात समझ में आई क्या? चलते हैं अगले नंबर की तरफ दोस्तों। अब हम बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हम बात करें कि दोस्तों इसी में जी हाँ, बात करें पुनरुक्ति चिन्ह, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों, रिपीट पॉइंटर सिंबल। इसका जो सिंबल होता है रिपीट पॉइंटर सिंबल का, पुनरुक्ति चिन्ह का, ऐसे होता है, याद रखिएगा। इसका वाक्य में प्रयोग कहां होता है? वाक्य को दोबारा लिखने से बचने के लिए दोस्तों, वाक्य को दोबारा लिखने से
बचने के लिए, वाक्य को दोबारा लिखने से बचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? याद रखना पुनरुक्ति सिंबल का, पुनरुक्ति चिन्ह का। तो याद रखना वाक्य को दोबारा लिखने से बचने के लिए का मतलब क्या है? जैसे देखो, जैसे माने कि हाँ दोस्तों, राम का भाई श्याम बहुत होशियार है, होशियार है, मैंने ये लिख दिया। अब राम का भाई श्याम का अगर दोहरान करना है तो राम का भाई श्याम बहुत होशियार की जगह पर ऐसे जो अगर अलग लिखना है दुष्ट है। देखो जहां तक वो शब्दकोश लिखने थे उस शब्दकोश को लिखने से दोबारा बचने के लिए हम रिपीट पॉइंटर सिंबल यानी पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं। सिंपल सी बात है, याद रखना, गलत मत करना। तो राम का भाई श्याम बहुत होशियार है दोस्तों। जैसे मैंने लिखा अलग वाक्य, जैसे भारत की सबसे बड़ी नदी या लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी, मैंने लिखा यहाँ दोस्तों गंगा। बात समझना है इस हिसाब से। अब फिर लिखे भारत की सबसे लंबी नदी चौड़ी नदी, चौड़ी नदी, जैसे मैंने लिख दिया गोदावरी। तो देखो जिस शब्द को दोबारा लिखना था उससे लिखने से बचने के लिए हम ऐसे कर दिए, रिपीट पॉइंटर सिंबल लगा दिए दोस्तों। एक बार इसके साथ लिखिए, आएगा तो गलत मत करिएगा। फिर जरा देखो फटाफट, हंस पद या त्रुटि पूरक चिन्ह दोस्तों। जैसे मैंने कहा अगला जो सिंबल है हंस पद, हंस पद या त्रुटि पूरक चिन्ह। हंस पद या त्रुटि पूरक जो चिन्ह होता है दोस्तों, इसका जो सिंबल होता है ये होता है, याद रखना, बहुत पूछा जाता है। जी हाँ, किसी वाक्य को लिखते समय बीच का यदि कोई पद छूट जाता है, किसी वाक्य को लिखते समय यदि बीच का कोई पद छूट जाता है तो याद रखना कि इसका प्रयोग किया जाता है हंस पद या त्रुटि पूरक। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा, जैसे मैंने कहा पिताजी कहते हैं कि सदा सत्य बोलना चाहिए। दोस्तों मैंने एक सेंटेंस लिखा, पिताजी कहते हैं कि सदा सत्य बोलना चाहिए। अब हम देखो बीच में यहाँ कुछ शब्द भूल गए, पद भूल गए कि, तो यहाँ क्या करोगे, यहाँ ऐसे ये सिंबल लगा देना और यहाँ लिख दोगे कि। एग्जामिनर कॉपी जांचने वाला जान जाएगा कि इन दोनों पदों के मध्य में की पद होना चाहिए था और ये है, तब वो ऐसे पढ़ेगा पिताजी कहते हैं कि सदा सत्य बोलना चाहिए। तो बीच में किसी वाक्य को लिखते समय यदि बीच का कोई पद छूट जाता है तो उसके लिए होता है ना। फिर अगला सिंबल जो होता है विद्यार्थी, अगला हेडिंग डालिएगा लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह जो जो पूछे जाते हैं हम वो बता दे रहे हैं दोस्तों। लाघव चिन्ह, लाघव सिंबल जो होता है क्या होता है, शून्य होता है। इसका सिंबल ऐसे होता है शून्य। इसका प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों, किसी भी शब्द को छोटा सा छोटा रूप धारण कराने के लिए। किसी शब्द को छोटा रूप धारण कराने के लिए किसका प्रयोग होता है विद्यार्थी का, लाघव चिन्ह। जैसे हम ऐसे प्रयोग करते हैं, ध्यान सुनो, ऐसे हमने लिखा, जैसे मैंने डॉक्टर को लिखा
डॉक्टर, प्रोफेसर को लिखा प्रोफेसर, पंडित जवाहरलाल नेहरू को लिखा पंडित। याद रखना कि ये छोटा रूप धारण करा दिया। लेकिन याद रखना लाघव चिन्ह का प्रयोग शब्द में किस वर्ण के साथ होता है? तो लाघव चिन्ह का प्रयोग जैसे मैंने लिखा डॉक्टर, पहले ध्यान से देखो, प्रोफेसर या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जरा देखेंगे विद्यार्थी, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू में ये पंडित के साथ लगेगा, पा के साथ, डॉक्टर है ये डा के साथ। तो याद रखना लाघव चिन्ह का प्रयोग याद रखना हमेशा और हमेशा शब्द के प्रारंभ वाले वर्ण के साथ यूज होता है और शब्द को छोटा रूप धारण कराने के लिए। बात समझिए। तो बार इसके साथ तो फिर चलते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या प्रश्न आते हैं, कैसे आते हैं। तो जरा इसके बाद दोस्तों हम पढ़ते हैं अगला सिंबल, जहां से एग्जाम में हो आते हैं। जैसे आता है विद्यार्थी का लोक चिन्ह, लोक चिन्ह जो होता है दोस्तों, लोक चिन्ह ये होता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों? यदि कोई सेंटेंस लिख रहे हो, बीच का कोई पद का लोप कराना है, यानी जब कोई सेंटेंस हम लिखते हैं बीच के किसी भी पदों का लोप कराना है, यानी उसका प्रयोग नहीं करना, तब उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने कहा महात्मा गांधी को लोग राष्ट्रपिता के रूप में पूजते हैं। बीच का कोई पद लोप कराना है, महात्मा गांधी जी को लोग। अब यहाँ राष्ट्रपिता के रूप में अगर हम लिखना चाहें, राष्ट्रपिता के रूप में पूछते हैं, तो मान लो इस चीज का लोप कराना है, तो ये चीज हम नहीं लिखेंगे, इसे डाट कर देंगे। बात समझ गए? यानी लोप चिन्ह होता। दोस्तों गलत बात करना। आइए अगला देखते हैं दोस्तों, कोष्ठक चिन्ह बहुत पूछा जाता है। कोष्ठक चिन्ह है, कोष्ठक चिन्ह दोस्तों यही हिंदी में प्रयोग होता है, ये सिंबल ज्यादा है। तो कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग क्यों होता है याद रखना, अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए। मैंने क्या लिखा? अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए किसका प्रयोग होता है? कोष्ठक चिन्ह का। जैसे आपने देखा होगा किसी का मकान वगैरह बनता है विद्यार्थी, आपने ज़्यादातर शहरों में देखा होगा सेक्टर ए, सेक्टर ए खंड करके विभाजित किए गए होते हैं। हर एक मकान पर लोग एक माइलस्टोन लगवाते हैं, छोटा सा पत्थर, उसमें जो फला निवासी और ब्रैकेट में लिख देते हैं जिस पद पर चयनित होते हैं कि फलाने एडवोकेट या ये ऐसे लिख देते हैं। तो अर्थ को अधिक स्पष्ट कराता है। जैसे विद्यार्थी का हमने लिख दिया सुरेंद्र एडवोकेट, यानी सुरेंद्र को और अधिक स्पष्ट कर दिया कि ये क्या है? एडवोकेट है। विद्यार्थीगण आपके घर परिवार में देखा होगा, आपने कोई निमंत्रण वगैरह जब आप पाते हैं, कार्ड वगैरह या शादी विवाह का कार्ड वगैरह पाते हैं, तो वर और वधू विद्यार्थीगण, यानी हम कह सकते हैं जैसे लड़का पक्ष जो होता, लड़की पक्ष जिस पद पर चयनित होता है उसका नाम ब्रैकेट में लिख दिया जाता है। वही चीज है। जैसे मान लीजिए हम हमारे घर परिवार में कोई व्यक्ति हुआ,
और उस व्यक्ति को लोग जो घर परिवार वाले गांव वाले जान रहे हैं, जैसे मान लो कल्लू के नाम से जान रहे हैं, कल्लू के नाम से जान रहे हैं, घर परिवार में वो व्यक्ति कल्लू के नाम से फेमस है, लेकिन जब वो कार्ड अगर जाएगा आपके अधिकरण महोदय के यहाँ तो लोग नहीं जान पाते, उसका एक दूसरा नाम होता है कल्लू का, जैसे सुरेश। तो इस कल्लू को सुरेश भी कहा जाता है, यानी याद रखना कल्लू सुरेश ही है, अर्थ को और अधिक स्पष्ट कर दिया। सिंपल सी बात है दोस्तों। अगली पेज निकालिएगा आप। रेखांकन चिन्ह दोस्तों, जैसे रेखांकन चिन्ह, रेखांकन चिन्ह क्या होते हैं दोस्तों? रेखांकन चिन्ह का जो सिंबल होगा आपको ये ध्यान देना है, नीचे ऐसे रहेगा रेखांकन चिन्ह। तो रेखांकन चिन्ह जिसे कहा जाता है अंडरलाइन, वाक्य में किसी पद को महत्वपूर्ण बताने के लिए, वाक्य में किसी पद को महत्वपूर्ण बताने के लिए, वाक्य में किसी पद को महत्वपूर्ण बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है रेखांकन यानी अंडरलाइन। जैसे मैंने कहा भारत में महात्मा गांधी को, भारत में महात्मा गांधी जी को लोग राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। अब अगर हम यहाँ विद्यार्थीगण महत्वपूर्ण बताएं राष्ट्रपिता को, इसके नीचे रेखांकन कर देंगे। भारत में महात्मा गांधी जी को लोग राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, तो राष्ट्रपिता बहुत महत्वपूर्ण पद है। अब ये ऐसे बता दिया, अगर वाक्य में कहीं ऐसे आए बता देना रेखांकन चिन्ह है। बात समझ में आई? अगला सिंबल जो होता है विद्यार्थीगण जरा देखो, योजक चिन्ह होता है। योजक चिन्ह जरा देखिएगा विद्यार्थीगण, योजक चिन्ह पूछा जाता है, बहुत आता है। अब योजक चिन्ह क्या है? योजक चिन्ह जो होता है विद्यार्थीगण, इसका प्रयोग सामासिक पदों के रूप में होता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? सामासिक पदों के रूप में होता है, इतना याद रखिएगा। जैसे किस सामासिक पद में होगा आपको ये पता है, द्वंद्व समास। हालांकि बहुत ऐसे समास होते हैं जहां हाइफन चिन्ह लगता है, सामासिक पदों में अगर होगा तो आप इतना लगाना किस समास है, द्वंद्व समास है ना विद्यार्थीगण। इसका आप इसके साथ में जैसे जैसे आपके एग्जाम प्रश्न पूछे जाएंगे वैसे वैसे आपको जवाब देना है, जितने भी ये प्रश्न लगे हैं वैसे वैसे आपको देना है। इस बार इसके साथ लीजिए। तो दोस्तों ये थे हमारे इम्पॉर्टेंस। हालांकि 20 पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, जो आते हैं आपके एग्जाम में मैंने बता दिया दोस्तों, है ना। फिर नेक्स्ट दिन हम जब आएंगे तो कुछ दूसरा टॉपिक लेंगे, जिससे भाषा और से प्रश्न आते हैं, भाषा विज्ञान स्टार्ट कर लेंगे, परेशान मत होना। तब तक के लिए मित्रों जय हिंद, जय भारत।